मानसून की चमकती रोशनी में धुंधले विरोध प्रदर्शन से लेके ढाका की आंसू गैस से भरी गोलियों और लाहौर के बाढ़ग्रस्त बाजारों तक दक्षिण एशिया के जीवंत लोकतंत्र हाँफ रहे हैं। कौन सा जादू था जिसने बाघों को भूतों में, स्वर्ग को जेलों में और सुधारकों को रात के राजाओं में बदल दिए। ये धोखे की कहानी है जहाँ कुलीनों का पर्व चलता है जबकि युवा विद्रोह कर रहे हैं। Why did Pakistan, once called the next Asian tiger, fall into economic chaos and political silence? Why did Sri Lanka, with high literacy rate, healthcare, collapse into protests, bankrupts, and a fleeing president? Why in Myanmar, back under brutal military rule, after a brief experiment with democracy? Why does Bangladesh grow economically yet arrest opposition leaders and bans dissent? Why are Nepal and Maldives stuck in political instability, shifting alliances and external interference? And the real question, why not India? भारत ने अपने विशाल आकार, जटिलता, गरीबी और ध्रुवीकरण के बावजूद एक कार्यात्मक लोकतंत्र के रूप में कैसे टिका बनाए रहा? Why has India, despite its size, complexity, poverty, and polarization, continued to stand as a functional democracy and emerged as the fastest growing major economy in the world? Is India just lucky? Is it the strength of its leaders or the strength of its institutions? Is India the exception or can it be the example for the rest of South Asia? Why South Asia is burning? Why are the most South Asian democracies are falling? And why is India still standing tall? What makes South Asia uniquely vulnerable to democratic failures? जॉन स्टुअर्ट मिल कई साल पहले एक इंग्लिश फिलोसोफर और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल, जो एक रिलेक्टेंट डेमोक्रेट भी थे। उन्होंने यह चेतावनी दी थी, डेमोक्रेसी के लिए एजुकेशन, सिविक कल्चर और यूनिटी जरूरी है। अगर ये नहीं होते तो वीक इंस्टीट्यूशंस, सोशल डिवीजन और पॉवर्टी से डेमोक्रेसी अनस्टेबल हो जाती है। या तो एलिट कैप्चर कर लेते हैं या टेरनी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, सेल्फ रूल की हैबिट और शेयर्ड सिविक आइडेंटिटी पर जोर दिया। साउथ एशिया की फ्रैगमेंटेड सोसाइटीज, वीक इंस्टीट्यूशंस, इनइक्वालिटी और एक्सटर्नल डिपेंडेंसी मिल के वार्निंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो इस रीजन के डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को एक्सप्लेन करते हैं। साउथ एशिया को लेके जो मिल का प्रेडिक्शन था, जो चेतावनी था, वो काफी हद तक सच हुआ है। साउथ एशिया में वीक एजुकेशन और सिविक कल्चर की वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रगल करती है। पाकिस्तान में मिलिट्री कॉफ, बांग्लादेश में ऑथोरिटेरियनिज्म और श्रीलंका के क्राइसिस इसकी मिसाल है। लोग एजुकेशन, सोशल डिवाइड्स से पॉपुलिज्म और एलिट कंट्रोल बढ़ता है, जो मिल के कंसर्न से मैच करता है। पर डेमोक्रेसी पूरी तरह से फेल नहीं हुई है। इंडिया का डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी, श्रीलंका के 2022 का प्रोटेस्ट और बांग्लादेश के 2024 के अपराइजिंग दिखाता है कि थोड़ी सिविक कल्चर, सिविक ग्रोथ के साथ डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है। चाहे मुश्किल से ही, लेकिन डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है। मिल का प्रेडिक्शन स्ट्रगल के लिए सच है, पर यह कहना कि डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं चल सकती थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। लेकिन व्हाट मेक्स साउथ एशिया यूनिकली वल्नरेबल टू डेमोक्रेटिक फेलियर? लेट्स फाइंड आउट द आंसर वन बाय वन। पहला, कॉलोनियल लेगेसी। साउथ एशिया का जो कॉलोनियल हिस्ट्री था, मेनली ब्रिटिश, फ्रेंच और डच रूल ने इसे पॉलिटिकल लैंडस्केप में गहरा असर छोड़ा। कॉलोनियल पावर्स ने आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बनाए जो एथनिक, लिंग्विस्टिक या कल्चरल रियलिटीज को इग्नोर करते थे, जिससे फ्रैगमेंटेड नेशन स्टेट्स बने। जैसे 1947 की बात करें, 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ। जैसे कश्मीर जैसे कॉन्फ्लिक्ट आज तक चले रहे हैं। श्रीलंका में तमिल और सिंहली, वो जो डिवीजन है वो भी कॉलोनियल फेवरेटिज्म से शुरू हुआ है। ये डिवीजन सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फुएल करता है और नेशनल कोहेशन को वीकन करता है, जो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ने एलिट कंट्रोल को प्रायोरिटाइज किया। ब्रॉड पार्टिसिपेशन की वजह से ब्रिटिश ने मसलन रॉयल लोकल एलिट्स, जैसे इंडिया में जमींदार या पाकिस्तान के फ्रंटियर रीजन्स में ट्राइबल लीडर्स को कल्टीवेट किया, जिससे हायरार्किकल पावर डायनामिक्स बन गया है जो आज भी है। इंडिपेंडेंस के बाद ये एलिट अक्सर नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लिए, जिससे उनकी इंक्लूसिविटी लिमिटेड हो गई। दूसरा कारण, वीक इंस्टीट्यूशन। साउथ एशिया की बात करें
साउथ एशियन स्टेट्स को इंडिपेंडेंस के टाइम पर वीक पॉलिटिकल, लीगल और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस मिले। कॉलोनियल रूलर्स ने ये सिस्टम कंट्रोल के लिए बनाए थे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए नहीं। दरअसल पाकिस्तान के मिलिट्री ने ब्रिटिश ट्रेंड फोर्सेस से डिसप्रोपोर्शनेट पावर इनहेरिट किया, जिसे बार बार कोप्स हुआ, जैसे कि 1958 में, 1977 में, 1999 में। इस तरह इंडिया का ब्यूरोक्रेसी बहुत रोबस्ट है, लेकिन अक्सर एलिटिस्ट और ग्रासरूट नीड से डिसकनेक्टेड रहता है, जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को अंडरमाइन करता है। जुडिशियल सिस्टम जो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना चाहिए, अंडर परफॉर्म या करप्ट होते हैं। बांग्लादेश में उदाहरण के लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल इंटरवेंस से एरोड हुई है, जैसे 2014 इलेक्शन कंट्रोवर्सीज में दिखा। वीक इंस्टीट्यूशंस कॉन्फ्लिक्ट को मेडिएट नहीं कर पाते हैं या फेयर इलेक्शंस इंश्योर नहीं करते, जिसे अथॉरिटेरियन लीडर्स या मिलिटरीज के लिए वैक्यूम बनता है, जिसे वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तीसरा कारण एथनिक एंड रिलीजियस फ्रैगमेंटेशन। साउथ एशिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, वहाँ पे लिंग्विस्ट, एथनिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी दिखाई देती है, लेकिन अक्सर ये भी एक लाइबिलिटी बन जाती है। इंडिया में 2000 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका रेस्पेक्टिवली बलोच, पंजाबी और तमिल सिंहली टेंशन से जूझ रहे हैं। पॉपुलिस्ट लीडर ने इन फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरे के दर को हवा देकर अपनी पावर कंसोलिडेट करते हैं, जैसे इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म या श्रीलंका में सिंहली चौहानिज्म ने माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइज किया, जिससे डेमोक्रेटिक इंक्लूसिविटी कमजोर हुआ। मिलिटरीज भी इस फ्रैगमेंटेशन का फायदा उठाते हैं, खुद को नेशनल यूनिटी का गार्डियन बताते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री मसलन एथनिक इंसर्जेंसी या इंडिया जैसे एक्सटर्नल एनिमी के थ्रेट्स के हवाला देकर अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस जस्टिफाई करते हैं। चौथा, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। साउथ एशिया में पर्सिस्टेंट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी से अनरेस्ट बढ़ता है और डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी कमजोर होती है। ये रीजन दुनिया के सबसे गरीब रीजन में से एक है, जहां 29% इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे है। हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे इंडिया में 23%, 2024 के डाटा के हिसाब से 23% अनएम्प्लॉयमेंट है। एक रेस्टलेस डेमोग्राफी बनाते हैं जो पॉपुलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट अपील्स का शिकार हो जाते हैं। इनइक्वालिटी, जैसे इंडिया का ग्रोइंग वेल्थ गैप, टॉप 1% के पास 40% वेल्थ एज पर द ऑक्सफैम रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ट्रस्ट को खत्म करती है, क्योंकि लोग इनमें सिर्फ एलिट के लिए काम करने वाला समझते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस अक्सर डेमोक्रेटिक ब्लैक स्लाइडिंग को ट्रिगर करते हैं। मसलन श्रीलंका के 2022 का इकोनॉमिक कोलैप्स मास प्रोटेस्ट और टेम्पररी अथॉरिटेरियन क्रैकडाउन का कारण बना, जो दिखाता है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को कैसे डिस्टेबलाइज कर सकता है। पांचवा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल पावर्स जैसे चाइना, यूएस और गल्फ कंट्रीज ने साउथ एशिया में स्ट्रैटेजिक या इकोनॉमिक फायदा के लिए अक्सर नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम को ही सपोर्ट किया है। चाइना के बेल और रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान और श्रीलंका में अथॉरिटेरियन और लेनिंग गवर्नमेंट को डेप्थ ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए सपोर्ट करते हैं, जिससे सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी कम होती है। यूएस ने हिस्टोरिकली कोल्ड वॉर्स के दौरान पाकिस्तान के मिलिट्री रेजिम को ही सोवियत के खिलाफ जियोपॉलिटिकल लिवरेज के लिए सपोर्ट किया। गल्फ स्टेट्स इस बीच पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को इकोनॉमिक एड के जरिए इन्फ्लुएंस करते हैं, जो अक्सर रिलीजियस या पॉलिटिकल एजेंडा से जुड़े होते हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन करते हैं। ये इंटरवेंशन लोकल डेमोक्रेटिक फोर्सेस को वीकन करते हैं, एलिट या मिलिटरीज को एम्पावर करते हैं और डिपेंडेंसीज बनाते हैं, जो फॉरेन इंटरेस्ट को डोमेस्टिक अकाउंटेबिलिटी से ऊपर रखते हैं। South Asia's unique vulnerability to democratic failure lies in its colonial inheritance, fragile institutions, deep social divisions, economic struggle, and external manipulations. Mill's insight as a reluctant Democrat highlighted why this factor matters. He highlighted democracy demands a civic culture and institutional strength that South Asia's historical and structural realities often undermine. What are the common patterns of democratic collapse in South Asia? साउथ एशिया में तो डेमोक्रेसी कोलैप्स करता है, लेकिन उसका कोई कॉमन पैटर्न है क्या? लेट्स फाइंड इट आउट। पहला, मिलिट्री ओवररीच और को। साउथ एशिया में मिलिटरीज अक्सर तब पावर सीज करती है जब सिविलियन इंस्टीट्यूशंस कमजोर पड़ जाते हैं। पाकिस्तानी में मिलिट्री ने कई बार कोप किया है, 1958, 1977, 1999।
वीक गवर्नेंस और एथनिक टेंशन का फायदा उठाकर अपने इंटरवेंशन को नेशनल साल्वेशन के रूप में जस्टिफाई किया है। म्यांमार में 2021 में coup हुआ था जब मिलिट्री ने इलेक्शन रिजल्ट को रिजेक्ट किया एलिज फ्रॉड का हवाला देकर। यह पैटर्न वहां फ्लोरिश करता है जहां सिविलियन कंट्रोल फ्राजाइल है और कॉलोनियल एरा मिलिट्री लेगेसीज स्ट्रांग है जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को खत्म करते हैं। दूसरा पैटर्न, पॉपुलिस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म। पॉपुलर लीडर्स साउथ एशिया में वो charismatic अपील्स और डिविजिव रेटोरिक के जरिए पावर कंसोलिडेट करते हैं और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन भी करते हैं। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे 2019 से 2022 ने सिंहल नेशनलिज्म को इस्तेमाल किया तमिल को मार्जिनलाइज करने के लिए, पावर सेंट्रलाइज के लिए, जब तक इकोनॉमिक कोलैप्स ने प्रोटेस्ट स्पार्क नहीं किया। बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग 2009 से 2024 के बीच में अपोजिशन और मीडिया को सप्रेस किया, इलेक्शंस में रिग किया, जबकि पॉपुलिस्ट लेजिटिमेसी बनाए रखी। ये पैटर्न सोशल डिविजन्स और इकोनॉमिक डिसकंटेंट का फायदा उठाने के लिए चेक्स और बैलेंस को एरोड करते हैं। और क्या पैटर्न है साउथ एशिया का? जुडिशियल कैप्चर। साउथ एशिया में उप जुडिशरीज को रूलिंग एलिट्स अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिससे रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाती है। नेपाल में जुडिशियरी पॉलिटिसाइज हो चुकी है, जहां प्राइम मिनिस्टर्स ने पार्लियामेंट डिसॉल्व किए हैं और कोर्ट्स अक्सर रूलिंग पार्टीज के साथ साइड करते हैं, खड़े रहते हैं। मालदीव्स में फॉर्मर प्रेसिडेंट यामिन ने कोर्ट को लॉयलिस्ट से बाहर दिया, उनका इस्तेमाल ओपोनेंट्स को जेल में डालने के लिए किया। जुडिशियल कैप्चर एक की डेमोक्रेटिक सेफगार्ड को हटा देता है, जिससे एग्जीक्यूटिव ओवररीच और इलेक्टोरल मैनिपुलेशन पॉसिबल हो जाती है। करप्शन एंड क्लाइंटिज्म। साउथ एशिया में वाइड स्प्रेड करप्शन और पैट्रोनेज नेटवर्क्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को खोखला कर देती हैं। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर वोट बाइंग और क्रोनिज्म पर डिपेंड करते हैं, जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को अंडरमाइन करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में एलिट्स अपने लॉयलिस्ट को रिसोर्सेज बांटते हैं, पावर को मजबूत करके पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर करते हैं। करप्शन से साइनिसिज्म बढ़ता है, अकाउंटेबिलिटी घटती है, और जब सिटीजन्स का डेमोक्रेसी में विश्वास खत्म हो जाता है तो अथॉरिटेरियन या पॉपुलिस्ट सर्जेस का रास्ता खुल जाती है। नेक्स्ट, वीक सिविल सोसाइटीज। साउथ एशिया में लिमिटेड सिविल सोसाइटीज और सप्रेस्ड मीडिया डेमोक्रेटिक ओवरसाइट को कमजोर करते हैं। बांग्लादेश में जर्नलिस्ट को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है और एनजीओस टाइटली रेगुलेटेड हैं, जो डिसेंट को रोकता है। श्रीलंका में पोस्ट वार मीडिया क्रैकडाउन ने वॉचडॉग्स को चुप करवा दिया। पूरे रीजन में एक वीक सिविक ऑर्गेनाइजेशंस, फंडिंग शॉर्टेज या स्टेट रिप्रेशन की वजह से गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी रखने में फेल हो जाती है, जिससे डेमोक्रेटिक इरोजन होता है। रोबस्ट वॉच चेक से बिना पावर का अब्यूज अनचेक्ड रह जाता है। ये पैटर्न एक विशियस साइकिल बनाता है। मिलिट्री ओवररीच और जुडिशियल कैप्चर इंस्टीट्यूशनल चेक्स को कमजोर करते हैं, जिससे पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियन को मौका मिलता है। करप्शन और क्लाइंटिज्म पब्लिक ट्रस्ट को खत्म करते हैं, जबकि वीक सिविल सोसाइटीज स्टेट पावर को काउंटर बैलेंस नहीं कर पाती। मसलन पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्प्स करप्ट एलिट के साथ नहीं होते हैं, और बांग्लादेश के पॉपुलिस्ट स्लाइड कैप्चर्ड जुडिशरी और म्यूटेड सिविल सोसाइटी के बिना अनचेक्ड रहते हैं। लेट्स लुक इनटू why has Pakistan's democracy repeatedly failed? Pakistan's democracy has repeatedly fluttered due to a combination of structural, political and external factors. पहला फैक्टर बोल रहा है मिलिट्री डोमिनेंस। पाकिस्तानी मिलिट्री ने हिस्टोरिकली अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का अल्टीमेट आर्बिट्रेटर बना रखा है। कभी डायरेक्ट कोप के जरिए, जैसे 1958 में आयुब खान, जिया उल हक 1977, परवेज मुशर्रफ इन 1999, या इनडायरेक्ट पॉलिटिकल प्रोसेस को मैनिपुलेट करके। आर्मी का अपने आप को गार्डियन ऑफ द नेशन समझने का जो परसेप्शन वो 1947 के पार्टीशन के दौरान शुरू हुआ था, खास करके कश्मीर इशू के साथ ही। इसे एक ऐसी कल्चर बनी है जहां सिविल गवर्नमेंट्स मिलिट्री इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट रखता है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करता है। दूसरा कारण इस्लामिस्टिक इन्फ्लुएंस। इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंस ने पाकिस्तान में पावर कंसोलिडेट के लिए रिलीजियस आइडियोलॉजी को वेपनाइज किया है, चाहे मिलिट्री रेजिम्स हो या सिविल लीडर्स। जिया उल हक ने 1980s में इस्लामाइजेशन को प्रमोट किया, एक्सट्रीम ग्रुप्स को मजबूत करके पॉलिटिकल डिसेंट और एक्सटर्नल थ्रेट को काउंटर किया। इसे एक वोलेटाइल एनवायरनमेंट बना, जहां इस्लामिस्ट नैरेटिव्स रिप्रेशन को जस्टिफाई करने, डिसेंट को रोक और गवर्नेंस फेलियर से ध्यान हटाने के लिए यूज होते हैं। मिलिटेंट ग्रुप्स ने उनके पॉलिटिकल ऑफशूट जैसे तारीख-ए-लबाइबा पाकिस्तान के उफान से सोसाइटी पोलराइज्ड होते हैं।
और सेकुलर गवर्नेंस को चैलेंज मिलता है, जो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को कॉम्प्लेक्स बना देती है। यूएस चाइना जियोपॉलिटिक्स, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ने इसे यूएस और चाइना जैसे एक्सटर्नल पावर्स के लिए एक फोकल पॉइंट बना देती है। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस ने जिया उल हक के जैसे मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है ताकि अफगानिस्तान में सोवियत इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। बिलियंस में एड दी गई बिना डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पर जोर देते हुए। इस तरह पाकिस्तान के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक, उसने पाकिस्तान में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया, अक्सर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को बाईपास करते हुए। ये एक्सटर्नल सपोर्ट सिविलियन और मिलिट्री रेजिम्स को सिस्टमेटिक डेमोक्रेटिक डेफिसिट को एड्रेस किए बिना सर्वाइव करने देते हैं। चौथा, करप्ट सिविलियन लीडरशिप। पाकिस्तान में सिविलियन लीडर्स जैसे नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान अक्सर करप्शन स्कैंडल्स या मिसमैनेजमेंट के इल्जाम में उलझे रहते हैं, जिससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक ट्रस्ट को खत्म होता है। नवाज शरीफ का 2017 में पानामा पेपर लीक से वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो, जरदारी का ग्राफ के लिए बदनामी हो और इमरान खान का पोलराइजिंग गवर्नेंस स्टाइल ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाया है। ये डिस्क्रेडिटेड लीडरशिप का साइकिल मिलिट्री इंटरवेंशन या पॉपुलिस्ट अपराइजिंग के लिए मौका देती है, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को और भी ज्यादा कमजोर करता है। जुडिशियरी एंड मीडिया कोऑप्शन। पाकिस्तान में जुडिशियरी और मीडिया जो डेमोक्रेटिक चेक्स का काम करते हैं, अक्सर मिलिट्री और पॉलिटिकल एलिट के द्वारा कोऑप्टेड या सप्रेस्ड हो जाते हैं। जुडिशियरी ने हिस्टोरिकली कॉप्स को लेजिटिमाइज किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ के 1999 का टेक ओवर को वैलिडेट किया और सिलेक्टिवली पॉलिटिशियंस को टारगेट किया, जिससे इम्पार्शियलिटी खत्म होती है। इस तरह मीडिया आउटलेट को सेंसरशिप, हारासमेंट या फाइनेंशियल प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जो उनके पावर्स को अकाउंटेबल रखने की एबिलिटी को लिमिट करता है। ये डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम को एरोड करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस काम करने में स्ट्रगल करते हैं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी इन फैक्टर के अलावा और भी चैलेंजेस का सामना करते हैं, जैसे वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एथनिक और रीजनल डिविजन्स जैसे बलूचिस्तान और सिंध में टेंशन, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो गवर्नेंस इश्यूज को और बढ़ाते हैं। सस्टेन डेमोक्रेटिक कल्चर का अभाव, जिसका सबूत यह है सिर्फ एक सिविलियन गवर्नमेंट जो 2008 से 2013 के बीच में ही बिना इंटरप्शन के अपने टर्म पूरा किया था, इन समस्या को और गहरा करता है। What caused Sri Lanka's political economic collapse? श्रीलंका का पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोलैप्स, particularly evident in 2022 crisis, was a culmination of systematic issues exacerbated by specific policy failures and structural weakness. क्या कारण है, क्या इश्यूज और क्या चैलेंजेस श्रीलंका फेस कर रहा है? पहला, डायनेस्टिक रूल और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। श्रीलंका में राजपक्सा फैमिली का डायनेस्टिक रूल चलता रहता है। महिंदा राजपक्सा जो प्रेसिडेंट 2005 से 15 तक थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर गोटाबाया राजपक्सा 2019 से 2022 तक, और दूसरे रिलेटिव्स कई की पोस्ट पर है और पावर को सेंट्रलाइज किए और पॉपुलिस्ट पॉलिसी को सस्टेनेबल गवर्नेंस के ऊपर रखे हैं। उनके रूल ने क्रोनिज्म और जो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ाया है, लॉयलिस्ट को क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस में अपॉइंट किए, जिससे मेरिटोक्रेसी कमजोर हुआ है। मसलन गोटाबैक्स के मिलिट्री अलायंस को सिविलियंस और सिविलियन रोल में अपॉइंट करने से प्रोफेशनल एलियनेट हुए और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वीक हुई है। इस डायनेस्टिक ग्रिप ने डिसेंट को दबाया और फैमिली इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया, जो पॉलिसी मिस्टेक का कारण बना और क्राइसिस को गहरा किया। दूसरा कारण, सिंहलीज नेशनलिज्म। राजपक्सा ने सिंहलीज बुद्धिस्ट नेशनलिज्म का भरपूर इस्तेमाल किया पावर कंसेंट्रेट करने के लिए, जिससे तमिल और मुस्लिम माइनॉरिटीज एलियनेट हुए। 2009 सिविल वॉर के बाद की पॉलिसीज जैसे रिकंसिलिएशन एफर्ट्स को नेग्लेक्ट करना और सिंहलीज सेंट्रिक नैरेटिव्स को प्रमोट करना ने एथनिक डिवाइड्स को और गहरा किया। इससे नेशनल यूनिटी खत्म हुआ। इंक्लूसिव गवर्नेंस और माइनॉरिटी हेवी रीजन्स में इन्वेस्टमेंट डिस्करेज किया। 2019 का ईस्टर बॉम्बिंग, जिनका इस्तेमाल मुस्लिम को और मार्जिनलाइज करने के लिए किया गया था, दिखाता है जिससे नेशनलिज्म ने सोशल फ्रेगमेंटेशन को बढ़ाया, जिससे इनडायरेक्टली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कमजोर किया है। तीसरा, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। श्रीलंका की इकोनॉमिक रेकलेस फिस्कल पॉलिसी और फॉरेन डेब्ट, खास करके चाइना से पर ज्यादा डिपेंड करने की वजह से उनका इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है। गोटाबाया के 2019 के टैक्स कट ने गवर्नमेंट रेवेन्यू को लगभग 1.4 बिलियन हर साल कम किया, जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ा।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हम्बनटोटा पोर्ट के लिए हेवी बोरोइंग ने अनसस्टेनेबल डेब्ट बनाया। 2022 तक फॉरेन डेब्ट 51 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें चाइना का 10 to 15% हिस्सा था। आईएमएफ से जल्दी मदद न लेना और 2021 में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन जैसे खराब ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी ने एग्रीकल्चर के की इकोनॉमिक सेक्टर को तबाह कर दिया। फॉरेन रिजर्व 2022 में मिड तक 50 बिलियन तक गिर गया, जिससे फ्यूल, फूड और मेडिसिन के शॉर्टेज शुरू हो गया। चौथा, नो चेक्स एंड बैलेंस। श्रीलंका में वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एग्जीक्यूटिव ओवररीच को रोकने में नाकाम रहे। गोटाबाया एक्ट के अंडर 20th अमेंडमेंट जो 2020 में आया था, प्रेसिडेंशियल पावर को मजबूत किया, जिससे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कमजोर किया। जुडिशियरी जो अक्सर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से प्रभावित थी, उसमें भी गवर्नमेंट डिसीजन को चैलेंज करने की ऑटोनॉमी नहीं थी। मीडिया को धमकियों का सामना करना पड़ा, क्रिटिकल जर्नलिस्ट को हरास या चुप करवाया गया, जिससे पब्लिक डिस्कोर्स लिमिट हुआ। अकाउंटेबिलिटी के इस अभाव ने मिसमैनेजमेंट को बढ़ावा दिया, जैसे कि इकोनॉमिक के बार-बार वार्निंग के बावजूद इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए डिलेड रिस्पांस दिखता है। एक्सटर्नल शॉक्स ने इस मसलों को और बढ़ा दिया। कोविड-19 पैंडेमिक ने टूरिज्म जो एक मेजर रेवेन्यू सोर्स था, उसको तबाह कर दिया और 2021-2022 में ग्लोबल कमोडिटी प्राइस स्पाइक कर दिया। श्रीलंका की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाइड ना करना, टी, गारमेंट्स और रेमिटेंस पर निर्भर रहना उनका वल्नरेबिलिटी को और बढ़ावा दिया। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन 2022 में प्रोटेस्ट में उभरा, जिससे गोटाबाया को रिजाइन करना पड़ा, लेकिन करप्शन और वीक इंस्टीट्यूशन जैसे सिस्टमैटिक इश्यूज अभी भी बने हुए हैं। Why did Myanmar revert to military dictatorships? म्यांमार का फरवरी 2021 का को जिससे मिलिट्री डिक्टेटरशिप की वापस हुई है, स्ट्रक्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर के कॉम्बिनेशन से ड्रिवन था, जिन्होंने तत्मादेव को फ्राइजाइल डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट पर दोबारा कंट्रोल बनाने का मौका दिया। पहला कारण, मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशंस। म्यांमार के 2008 का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मिलिट्री सुपरविजन में बना था, उसने तत्मादेव का पॉलिटिकल सिस्टम में डोमिनेंस को एम्बेडेड। इसमें 25% पार्लियामेंट्री सीट्स मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स के लिए रिजर्व किया, जिससे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर वीटो पावर मिली। इसके अलावा मिलिट्री को की मिनिस्ट्रीज पर कंट्रोल और स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ताकत भी दी गई, जो इफेक्टिवली कोप को लीगलाइज करता है। इस फ्रेमवर्क ने इंश्योर किया कि मिलिट्री सिविलियन गवर्नेंस को ओवरराइड कर सकते हैं, जैसे कि आंग सान सू के नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के 2020 के इलेक्शन लैंडस्लाइड के बाद जब मिलिट्री ने ऑन सब्सटेंशिएटेड वोटर फ्रॉड के क्लेम करके उन्हें हटा दिया। दूसरा कारण, फियर ऑफ सिविल वॉर एंड एथनिक मिलिटिया। म्यांमार के डाइवर्स एथनिक लैंडस्केप, जिनमें 135 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स और कई आर्म्स मिलिटिया हैं, जो मिलिट्री रूट्स के लिए एक बहाना देता है। तत्मादेव ने अपने आप को नेशनल यूनिटी का एकमात्र गारंटर बताती है, ये दावा करते हुए सिविलियन गवर्नमेंट्स में एथनिक इंसर्जेंस को मैनेज करने की ताकत नहीं है। बॉर्डर रीजन्स में डिकेड से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट और एनएलडी के अंडर फेल्ड पीस प्रोसेस ने मिलिट्री का नैरेटिव को मजबूत किया। 2021 का कुप जुंटा ने इसलिए जस्टिफाई किया कि फ्रैगमेंटेशन रोकने का तरीका था, लेकिन इसने पैराडॉक्सिकली एक बड़ा रेसिस्टेंस पार्क किया, जिनमें पीपुल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ और एथनिक अलायंस शामिल हैं। तीसरा कारण, रोहिंग्या क्राइसिस। 2017 का रोहिंग्या क्राइसिस, जहां मिलिट्री ने मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ ब्रूटल कैंपेन चला रहा था, वहां पे 7 लाख से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया, म्यांमार के इंटरनेशनल स्टैंडिंग को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। आंग सान सू का 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर डिफेंस करना उनका वेस्टर्न अलायंस को दूर कर दिया, जो कभी उनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल का कैंपेन थे। इस ग्लोबल सपोर्ट के लॉस ने सिविलियन गवर्नमेंट की पोजीशन को कमजोर किया, जिसने मिलिट्री को बिना सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल बैकलैश के डर के एक्शन लेने की हिम्मत मिली। कोप के बाद सैंक्शन लिमिटेड रखा, क्योंकि की नेबरर्स जैसे चाइना और इंडिया ने जुंटा के साथ टाइज बनाए रखे। चौथा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ जुंटा। तत्मादेव के पास म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेड और म्यांमार इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जैसे कॉन्ग्लोमेरेट्स के जरिए विशाल इकोनॉमिक एसेट है, जो माइनिंग, बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सेक्टर पर कब्जा रखते हैं।
एंटरप्राइज मिलिट्री को सिविलियन बजट से इंडिपेंडेंट फंडिंग देते हैं, जिससे उनका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और पावर बनाए रखने के वेस्टेड इंटरेस्ट मिलते हैं। एनएलडी के इकोनॉमिक फॉर सिविलियन ओवरसाइट लाने के एफर्ट ने इन इंटरेस्ट को खतरा दिया, जिससे फ्रिक्शन पैदा हुई। 2021 के कोप ने इंश्योर किया कि जुंता जेड, जेमस्टोन और गैस रेवेन्यू पर कंट्रोल रखे, जो म्यांमार का जीडीपी का सिग्निफिकेंट हिस्सा है। आंग सान सू की 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म्स करने या मिलिट्री पावर को रोकने में नाकामयाबी ने गवर्नमेंट को वल्नरेबल छोड़ दिया। कुप के बाद वाइड प्रोटेस्ट और ब्रूटल क्रैकडाउन ने क्राइसिस को और गहरा किया, जिसमें रेसिस्टेंस ग्रुप जुंता को चैलेंज कर रहे हैं लेकिन उसे हटा नहीं पा रहे हैं। एक्सटर्नल एक्टर्स, खासकर चाइना के जुंटा के लिए सपोर्ट और एशियन का इनइफेक्टिव रिस्पांस ने मिलिट्री रूल को और मजबूत किया। व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश and Bangladesh political landscape under Awami League's dominance present a paradox. Prolonged one-party rule, repression and flawed elections coexist with sustained economic growth. The challenges that Bangladesh face today, one-party dominance of Awami League. 2009 से आवामी लीग जो शेख हसीना के लीडरशिप में है, उसने पावर पे आयरन ग्रिप बनाए हैं। स्टेट इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और इलेक्शन मशीनरी पे कंट्रोल जमाया है। पार्टी का डोमिनेंस उसकी हिस्टोरिकल लेजिटिमेसी से आता है, क्योंकि ये 1971 के बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के पीछे का फोर्स था। इसने डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म को एरोड किया है, एक डिफेक्टो वन पार्टी सिस्टम बना दिया है, जहां ऑपोजिशन की आवाज को मार्जिनलाइज कर दिया है, और पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस आवामी लीग पॉलिसीज के लिए रबर स्टैम्प की तरह काम कर रहा है। दूसरा कारण रिप्रेशन ऑफ द ऑपोजिशन, BNP as well as the media repression. बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी जो प्राइमरी ऑपोजिशन है, उसको सिस्टमेटिक रिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। की लीडर्स जैसे खालिदा जिया, उनको करप्शन के चार्जेस पर जेल में डाल दिया गया, जो अक्सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है। मीडिया का सेंसरशिप, हरासमेंट और रेस्ट्रिक्टिव लॉज जैसे डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट 2018 जो 2023 में साइबर सिक्योरिटी एक्ट से रिप्लेस हुआ, जिनका यूज क्रिटिकल जर्नलिस्ट और आउटलेट्स को साइलेंस करने के लिए किया गया। ये क्रैकडाउन ने डिसेंट को रोक दिया, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को वीक किया और एक डर का क्लाइमेट बनाया, जिसने पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स लिमिटेड हो गया। तीसरा, इलेक्शंस लैकिंग क्रेडिबिलिटी। इलेक्शंस में क्रेडिबिलिटी की कमी है। आवामी लीग के अंडर जो इलेक्शन होता है, खासकर 2014, 2018 और 2024 में रिगिंग, वोट इंटिमिडेशन और ऑपोजिशन का बॉयकॉट के एलिगेशन से बदनाम हुई है। 2014 इलेक्शन में BNP ने हिस्सा नहीं लिया। 2018 और 2024 का स्टॉक बैलेंस और लो वोटर टर्नआउट के लिए क्रिटिसाइज किया गया, और इलेक्शन कमीशन पे भी बायस का एलिगेशन लगा। ये फ्लॉड प्रोसेस डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को अंडरमाइन करता है, क्योंकि आवामी लीग की जीत अक्सर इलेक्टोरल सिस्टम पे कंट्रोल को दिखाता है, ना कि जेन्युइन पब्लिक मैंडेट को। इकोनॉमिक ग्रोथ पैराडॉक्स। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के बावजूद बांग्लादेश ने रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव किया है। पिछले एक दशक में से GDP ग्रोथ हर साल एवरेज 6 to 7% हो रहा है, जो गारमेंट इंडस्ट्री, रेमिटेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से चला है। पॉवर्टी रेट्स 2010 में जो 31 to 32% था, वो अभी घटकर 2022 में लगभग 14% हो गया है। आवामी लीग का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे चाइना और इंडिया से और पद्मा ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट से फोकस ने इस लेजिटिमेसी को बूस्ट किया। इवन उन क्रिटिक्स के बीच जो अथॉरिटेरियनिज्म का आलोचना करते थे, ये ग्रोथ एक पैराडॉक्स बनाता है। बहुत से बांग्लादेशी पॉलिटिकल रिप्रेशंस को टॉलरेंस करते हुए, क्योंकि टेंजिबल इकोनॉमिक गेन्स मिल रहे हैं, हालांकि राइजिंग इनइक्वालिटी और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिस्क पैदा करते हैं। आवामी लीग के पकड़ 2006-2008 में मिलिट्री बैक्ड केयरटेकर सरकार के बाद और मजबूत हो गया, जिसने BNP को कमजोर कर दिया। बाहरी कारण जैसे बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इंडिया और चाइना के लिए, डेमोक्रेटिक कंसर्न के बावजूद भी लगातार फॉरेन सपोर्ट इंश्योर किया, लेकिन अंदर से टेंशन जैसे युवाओं की नाराजगी, मजदूर आंदोलन और दबा हुआ अपोजिशन 2024 के प्रोटेस्ट तक पहुंचे, जिसमें हसीना को हटाया गया और मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में एक इंटरिम सरकार बनी। ये दिखाता है कि विकास और दबाव दोनों का पैराडॉक्स सस्टेनेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जनता की अकाउंटेबिलिटी की डिमांड बढ़ रही है। नेपाल की बात करें, नेपाल्स डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन टू ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द 2008 abolition of monarch has been fought with challenges, resulting in persistent political and governance crisis.
पोस्ट मोनार्क कंफ्यूजन। 2008 में 240 साल पुरानी मोनार्क के खत्म होने के बाद जो एक दशक लंबी माओइस्ट इंसर्जेंस और पीस एग्रीमेंट के बाद हुआ, नेपाल एक पॉलिटिकल वैक्यूम का सामना कर रहा था। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में ट्रांजिशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डिसएग्रीमेंट से भरा हुआ था, लेकिन इसने गवर्नेंस को अलग अलग विजन को पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया। एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड इंस्टीट्यूशंस की कमी और एलिट पावर स्ट्रगल ने कंफ्यूजन और डिस्ट्रेस को पैदा किया, जिसने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मजबूत होने से रोका। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंटल चेंजेस। नेपाल में लगातार अस्थिरता रही है, जहां 2008 से 2025 तक 13 सरकारें बदल चुकी हैं। कोalition पॉलिटिक्स जो फ्रैगमेंटेड पार्टी जैसे नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल और माओइस्ट सेंटर द्वारा चलाई जाती है, शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट्स के कारण बनती है। उदाहरण के लिए प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने 2020 और 2021 में पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जन्म दिया। ये इंस्टेबिलिटी पावर शेयरिंग डिस्प्यूट्स, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और पर्सनल राइवलरी के आती है, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस को कम करती है और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को भी रोक देती है। एथनिक डिविजन्स एंड माओइस्ट लेगेसी। नेपाल के एथनिक लैंडस्केप काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ 120 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स और लैंग्वेजेस हैं और इसी वजह से टेंशन्स में बनती है, खासकर फेडरलिज्म और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने नेपाल को 7 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, मधेसियों और जनजाति ग्रुप ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया गया। इस वजह से प्रोटेस्ट और ब्लॉकेट भी हुआ। माओइस्ट इंसर्जेंस जो 1996 से 2006 तक चला था, वो एक कॉम्प्लेक्स लीगेसी छोड़ गई। माओइस्ट ने मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनके रेडिकल रेटोरिक्स और कभी-कभी मिलिटेंसी ने एथनिक और क्लास डिवीजन को और गहरा कर दिया, जो नेशनल यूनिटी को कमजोर करता है। नेपाल की इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिव गवर्नेंस देने की कैपेसिटी में कमजोर है। ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, करप्शन और लिमिटेड रिसोर्सेज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को रोक देती है। फेडरलिज्म का मकसद पावर डिसेंट्रलाइज करना था, लेकिन इसने लोकल गवर्नमेंट को और स्ट्रेन किया, जो एक्सपर्टाइज और फंडिंग की कमी से जूझ रहे हैं। वीक जुडिशियल इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस ने अकाउंटेबिलिटी को और कमजोर कर दिया, जिससे सिटीजन सर्विस डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की पुअर क्वालिटी से परेशान पहले से ही थे। नेपाल के इकोनॉमी को कई चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। रेमिटेंस, जो जीडीपी का लगभग 25% था, टूरिज्म और हाइड्रो पावर पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो गवर्नेंस इश्यूज को और बढ़ावा देती है। बाहरी प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांग है, खासकर इंडिया की इकोनॉमिक लेवरेज और चाइना की बढ़ती इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कॉम्प्लिकेट करता है। 2015 के यात्रियों ने गवर्नमेंट की खामियां को एक्सपोज किया, क्योंकि इंटरनेशनल एड मिलने के बावजूद रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही स्लो रहा। पब्लिक डिसएंगेजमेंट ने पॉपुलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दिया, लेकिन अब तक कोई पार्टी इतनी स्ट्रांग मैंडेट नहीं ले पाई कि सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकते। इन सब का असर 2025 का जिनजी का प्रोटेस्ट से पता चलता है। एक सवाल आता है, बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी, नेपाल में इंस्टेबिलिटी, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, हर जगह इंस्टेबिलिटी। बट व्हाई इंडिया, बीइंग ए साउथ एशियन स्टेट, रिमेन रिलेटिवली स्ट्रांग एंड सक्सेसफुल एंड कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी? भारत में अपने विशाल आकार, जटिलता, गरीबी और ध्रुवीकरण के बावजूद एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के रूप में टिका हुआ है और दुनिया की सबसे तेज विकसित होने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे उभर आया है? क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? इज इंडिया जस्ट लकी? इज इंडिया द एक्सेप्शन? लेट्स फाइंड इट आउट। पहला कारण, फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशंस, रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विद चेक एंड बैलेंसेस। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सॉलिड फ्रेमवर्क है जो चेक्स और बैलेंस के साथ काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल के बीच में पावर का बैलेंस सेंट्रल ओवररीच को कंट्रोल में रखते हैं। फंडामेंटल राइट्स और सेपरेशन ऑफ पावर गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर से रोकती है, जो केशवानंद भारती केस 1973 के था। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को प्रोटेक्ट किया। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई भी ब्रांच अपने लिमिट क्रॉस ना करे और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग रहे। दूसरा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ऑडिटर जनरल एक्सेट्रा।
इंडिया के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2014, 2019, 2024 में इलेक्शंस में अपनी न्यूट्रलिटी दिखाई, फ्री और फेयर वोटिंग इंश्योर करके। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस आर्टिकल 370 और आधार वर्डिक्ट से क्लियर है, जहां उसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी क्रूशियल है, पब्लिक फंड की स्क्रूटिनी करके करप्शन पर नजर रखता है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम केस में उसकी रिपोर्ट ने इंपैक्ट डाला। ये इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचे हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। तीसरा, फेडरलिज्म, स्टेट होल्ड्स पावर। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट को काफी ऑटोनॉमी देती है, जैसे एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ जैसे सब्जेक्ट्स पर। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला जैसे स्टेट ने कई बार सेंट्रल पॉलिसीज को चैलेंज किए हैं, जैसे नीट या जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में अपने कंसर्न रख के। ये फेडरलिज्म सेंट्रल ओवररीच को रोकता है और डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करके। इसका एग्जांपल से स्टेट को अपना बजट और पॉलिसीज बनाने का हक है, जो रीजनल नीड्स को एड्रेस करता है। तीसरा, डाइवर्स पॉलिटिकल कंपटीशन। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य रीजनल पार्टीज जो कांस्टेंट इलेक्टोरल चर्न में है। इंडिया में वाइब्रेंट पॉलिटिकल कंपटीशन है, जिसमें नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज जैसे टीएमसी, डीएमके, एसपी, बीजेडी एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। हर इलेक्शंस में वोटर का प्रेफरेंसेस बदलता है, जिससे पावर का कांस्टेंट चर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी का राइज 2014 और 2019 में हुआ, लेकिन कांग्रेस और रीजनल पार्टी स्टेट में स्ट्रांग है, जैसे वेस्ट बंगाल में टीएमसी या तमिलनाडु में डीएमके। ये डाइवर्सिटी एक पार्टी के कंप्लीट डोमिनेंस को रोकता है और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाता है। कोalition पॉलिटिक्स, फोर्स नेगोशिएशन एंड मॉडरेशन। जब कोई पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं पाती है, वो कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं, जिससे 1990s में यूनाइटेड फ्रंट या 2004 और 2014 के बीच में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसका रीजनल पार्टी के साथ नेगोशिएशंस होती है, जो पॉलिसीज को मॉडरेट रखती है। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी एनडीए कोalition, उसमें अलायंस जैसे जेडीयू, शिवसेना ने एक्सट्रीम वॉइसेस को बैलेंस किया। ये सिस्टम इंक्लूसिविटी और कॉम्प्रोमाइज को प्रमोट करता है, जिससे डेमोक्रेसी स्टेबल रहती है। वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी एंड फ्री प्रेस। India's resilient democracy is significantly strengthened by its vibrant civil society and free press, which acts as a critical pillar alongside foundational institutions and diverse political competition. इंडिया में एनजीओस, एक्टिविस्ट और मीडिया हाउस जैसे द हिंदू, एनडीटीवी या स्क्रोल सरकार को पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं। हालांकि सालों में मीडिया पर पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट प्रेशर बढ़ा है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और प्रोटेस्ट गवर्नमेंट को जवाबदेही रखती है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी इंडिया या लोकल ग्रासरूट ग्रुप्स ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस के इश्यूज को उठाते हैं, जो डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाता है। आरटीआई एक्ट, व्हिच एम्पावर सिटीजन्स। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2015 ने सिटीजन को सरकारी प्रोसेस और करप्शन पर सवाल उठाने का पावर दिया। आरटीआई के जरिए लोग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पॉलिसीज और ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस के ट्रांसपेरेंसी मांग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आरटीआई कैंपेन्स ने स्कैम जैसे 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम में करप्शन को एक्सपोज किया। ये टूल सिटीजन्स को एम्पावर रखता है, डेमोक्रेसी में पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 1991 का रिफॉर्म्स क्रिएटेड ए प्राइवेट सेक्टर लेड इकोनॉमी। 1999 का जो एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसने इंडिया की इकोनॉमी को स्टेट कंट्रोल से प्राइवेट सेक्टर लेड बनाया। लाइसेंस राज खत्म होने से इंडस्ट्रीज जैसे आईटी, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट हुआ। जीडीपी ग्रोथ 1990s के बाद 6 to 8% तक हो गया और इंडिया ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेट हुआ। आईटी सर्विस, स्टार्टअप और न्यू मिडिल क्लास एमर्ज्ड। रिफॉर्म्स ने आईटी सर्विस सेक्टर जैसे इन्फोसिस, टीसीएस को बूस्ट किया और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे फ्लिपकार्ट, जोमेटो को इनोवेशन को बढ़ावा दिया। इससे एक नई मिडिल क्लास उभर के आई, जो एजुकेटेड और एस्पिरेशनल है। ये मिडिल क्लास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि ये पॉलिसीज और गवर्नेंस पर सवाल उठाती है। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन इंडियाज इकोनॉमी ड्यू टू द रूल ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंडिया के कंसिस्टेंट रूल ऑफ लॉ, जहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और रिलेटिव पावर स्टेबिलिटी जैसे रेगुलर इलेक्शंस, पीसफुल पावर ट्रांजिशन ने ग्लोबल इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1991 से बढ़कर 2024 तक $80 बिलियन तक पहुंच चुका है। स्टेबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया को रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर बनाया, जो डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करता है। 1990 के रिफॉर्म्स ने प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ, आईटी और स्टार्टअप का बूम हुआ और नई मिडिल क्लास बनाई।
जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है। रूल ऑफ लॉ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने ग्लोबल कॉन्फिडेंस को भी अट्रैक्ट किया, जो इंडिया की डेमोक्रेसी को रेजिलिएंट बनाता है। नेक्स्ट, मिलिट्री अंडर सिविलियन कंट्रोल। India's democratic resilience, it shines through its military's strict subordination to civilian control, a major factor setting it apart from countries like Pakistan and Myanmar. इसलिए मिलिट्री सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो डेमोक्रेसी को मजबूत करती है। इंडिया में एक प्रोफेशनल एंड ए पॉलिटिकल आर्मी है, जो पॉलिटिक्स से दूर रहती है। ये इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट जैसे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑर्डर को फॉलो करती है, बिना अपना पॉलिटिकल एजेंडा परस्यू किए। इसका फोकस सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलीफ और पीस कीपिंग पर ही होता है, ना कि पावर ग्रैब पर। इससे इंडिया की डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग होती है कंपेयर टू द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड म्यांमार। नो हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन। Unlike Pakistan and Myanmar, where militaries have staged coups, the Indian army had never interfered in politics or tried to overthrow the civilian governments. 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन आर्मी ने कभी भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं किया या गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश भी नहीं की। क्राइसिस जैसे इमरजेंसी जो 1975 टू 77 का था, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद इसने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट किया और सिविलियन रूल को स्टेबल कर रखना। ये फैक्टर इंडिया की डेमोक्रेटिक रेजिलियंस को और मजबूत करता है। डीप इलेक्टोरल कल्चर। India's robust democracy is further strengthened by its deep electoral culture, which ensures widespread participation and legitimacy in the democratic process. इंडिया की डेमोक्रेसी की उसकी गहरी इलेक्टोरल कल्चर और मजबूत देती है, जो वाइडस्प्रेड पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लेजिटिमेट इंश्योर करती है। हर चुनाव में लोग भारी संख्या में वोट करते हैं, अपनी आवाज बुलंद रखते हैं और सिविलियन गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट अथॉरिटी मिलती है। ये कल्चर इंडिया को पाकिस्तान या म्यांमार जैसे देशों से अलग करता है, जहां इलेक्टोरल प्रोसेस कमजोर या अनस्टेबल रहता है। इससे इंडिया का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और सॉलिड होता है। ओवर 900 मिलियन वोटर्स। इंडिया का जो मैसिव इलेक्टोरेट है, उनमें से 900 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। दिस ह्यूज पार्टिसिपेशन अक्रॉस डाइवर्स रीजन, कास्ट एंड रिलीजन रिफ्लेक्ट्स स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंगेजमेंट इन द डेमोक्रेसी। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर पोल्स, ensures even remote areas vote which build trust in the system. इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शंस पोल कंडक्ट करता है, रिमोट एरिया तक वोटिंग इंश्योर करता है, जिससे सिस्टम में ट्रस्ट बढ़ता है। ये सब इंडिया की डेमोक्रेटिक रेजिलियंस को और मजबूत करता है, पाकिस्तान या म्यांमार के मुकाबले जहां ऐसे स्केल और फेयरनेस देखने को ना मिलता है। इलेक्शन एज लेजिटिमेट वेज टू चेंज पावर। इंडिया में इलेक्शंस एक ही लेजिटिमेट तरीका माना जाता है जो लीडर्स को चुनता है। 1947 से लेकर अब तक पावर का ट्रांसफर पीसफुल इलेक्शंस के जरिए हुआ है, बिना किसी मिलिट्री को या वायलेंट टेक ओवर के, जैसे कांग्रेस से बीजेपी तक। ये दिखाता है कि लोग इलेक्शंस पर भरोसा करते हैं अपनी मर्जी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। ये कल्चर इंडिया की डेमोक्रेसी को पाकिस्तान या म्यांमार के मुकाबले और मजबूत करता है, जहां पावर का एक्सटेंड, पावर का चेंज अक्सर अनडेमोक्रेटिक तरीकों से होता है। Why is India economically outperforming its neighbors? India became the rising star in South Asia, surpassing all its neighbors except China. क्या है इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ? इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ साउथ एशिया में सबसे आगे है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में प्रोजेक्टेड 6.8 जीडीपी ग्रोथ में दिखता है, जबकि पास के 10 देशों ने जैसे बांग्लादेश 3.8%, पाकिस्तान 2.7%, श्रीलंका 3.5%, नेपाल 4.0% और म्यांमार 1.9% सब पीछे खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। ये आउट परफॉर्मेंस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड और रेजिडेंट इंस्टीट्यूशन की वजह से आता है। इंडिया की इकोनॉमिक आउट परफॉर्मेंस कुछ पैरामीटर्स पर ही डिपेंड करता है। पहला, तेज जीडीपी ग्रोथ। 2024-25 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.5% प्रोजेक्टेड है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार काफी पीछे हैं। इस ग्रोथ का बेस ही स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स, डोमेस्टिक डिमांड और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो प्रोजेक्टेड है वो सिर्फ साउथ एशिया में नहीं, पूरा विश्व में सबसे आगे है, सबसे तेज है। ये भी इंडिया का इकोनॉमिक आउट परफॉर्मेंस को दर्शाता है। सर्विस सेक्टर बूम। सर्विस सेक्टर जीडीपी का 55% कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि आईटी सेक्टर की बात करें, बीपीओ की बात करें, फिनटेक, एडुटेक, ये सब कुछ। सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट $325 बिलियन क्रॉस कर चुका है 2023 और 24 में। नेबर्स अब भी सिंगल सेक्टर जैसे कि गारमेंट, टेक्सटाइल पर डिपेंडेंट है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में
11 लाख करोड़ का कैपेक्स हुआ था, जहां 54,000 किलोमीटर हाईवे 2014 से 2024 तक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीआई रिवोल्यूशन से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया। पाकिस्तान और श्रीलंका इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे हैं। चौथा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम है। 400 मिलियन मिडिल क्लास प्लस 1 लाख प्लस स्टार्टअप, ये भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड को दर्शाता है, उसका पावर को दर्शाता है। श्रीलंका में एजिंग पॉपुलेशन, पाकिस्तान में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10% है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई जैसे इंडिपेंडेंट बॉडीज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने इन्वेस्टर को ट्रस्ट जीता है। फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये भारत का स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को दर्शाता है। डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स, इंडिया का एक्सपोर्ट फार्मा, आईटी, रिन्यूएबल जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में है। एफटीए ने ग्लोबल इंटीग्रेशन को और स्ट्रॉन्ग किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश एक सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, 2025 में इंडिया के पास 123 यूनिकॉर्न से, थर्ड ग्लोबली आफ्टर यूएस एंड चाइना। $115 बिलियन रेज किया है और 2 लाख से ज्यादा जॉब भी क्रिएट किया है। नेबरर के पास अभी सिर्फ 1 या 2 यूनिकॉर्न है। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, G20 का लीडरशिप हो, क्वाड में हिस्सेदारी, यूएस, जीसीसी और अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप हो, जो $300 बिलियन प्लस का पार्टनरशिप बन गया है। ये अलायंस ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करता है। ये भारत का रिफॉर्म पॉलिसी को दर्शाता है। भारत का ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सस्टेनेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भारत का मेजर रिफॉर्म्स के बिना असंभव था। इसलिए भारत में कई सारे रिफॉर्म्स भी आया है, जैसे जीएसटी की बात करें, जीएसटी 2.0, इट इज सिंप्लीफाइड टैक्सेस, 2 लाख करोड़ सेविंग्स फॉर कंज्यूमर्स। आईबीसी की बात करें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, 3.5 लाख करोड़ स्ट्रेट एसेट्स को रिजर्व किया। डिजिटल इंडिया, यूपीआई आधार, इंडिया स्टेक से 1.6 बिलियन डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है। मेक इन इंडिया, जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया है, एप्पल आईफोन प्रोडक्शन का हब बना है। ग्रीन एनर्जी, 462 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, 21 बिलियन एफडीआई क्लीन एनर्जी के लिए भी मिला है। इन शॉर्ट, इंडिया की इकोनॉमिक सक्सेस का रीजन है कि यंग पॉपुलेशन, टेक ड्रिवन ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स, स्टेबल गवर्नमेंट और ग्लोबल इंटीग्रेशन। नेबर्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नैरो एक्सपोर्ट बेस और डेमोग्राफिक चैलेंजेस की वजह से पीछे हैं। व्हाट इज द बिग पिक्चर? साउथ एशिया की डेमोक्रेटिक फ्रेजिलिटी, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, एलिट मैनिपुलेशन और हिस्टोरिकल बैगेज से आती है। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री डोमिनेंस, श्रीलंका में डायनेस्टी रूल, म्यांमार लेड जुंता कॉन्स्टिट्यूशन, बांग्लादेश के वन पार्टी कंट्रोल और नेपाल की पोस्ट मोनार्क इंस्टेबिलिटी और कॉलोनियल या कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन लीगेसीज ऑथोरिटेरियन और अनरेस्ट को साइकिल बनता है। इंडिया भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन अपने रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर चेक्स और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जैसे इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और डाइवर्स पॉलिटिकल कंपटीशन, बीजेपी, कांग्रेस और अदर रीजनल पार्टीज और ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 1991 का लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स हो, जीएसटी 2.0 या फिर डिजिटल इंडिया, इन सब की वजह से आगे है। प्रोफेशनल मिलिट्री, वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी और डीप इकोनॉमिक कल्चर इसकी रेजिडेंस और भी मजबूत करता है, जिसे 2024-25 में 6.8% जीडीपी ग्रोथ के साथ ये नेबर्स को बहुत पीछे छोड़ चुका है। इंडिया में पोलराइजेशन जैसे फ्लॉज है, लेकिन उसकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ और रिफॉर्म्स इसे साउथ एशिया में अलग रखता है। फाइनल थॉट, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस के बारे में नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी और पावरफुल लोगों के रूल्स मानने की विलिंगनेस के बारे में है। साउथ एशिया के ज्यादातर देश इस टेस्ट में फेल हुए हैं, इंडिया अब तक नहीं हुआ। ये बात इंडिया की रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, डाइवर्स पॉलिटिकल कंपटीशन और प्रोफेशनल मिलिट्री की वजह से है, जो पाकिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार जैसे नेबर से अलग रखता है, जहां वीक चेक्स और ऑथोरिटेरियनिज्म बड़ा चैलेंज है। इंडिया स्ट्रांग है और आगे भी उसका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और भी स्ट्रेंथन करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और तेजी से होगा, भारत विश्व का फ्यूचर ही बनेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।